आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे चैप्टर 3। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम देखेंगे तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा। ये जो लीनियर इक्वेशन है पहले हम इसको समझ लेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है, इसको पहले हमने नहीं पढ़ा है। तो ये हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन पहले क्या है। तो लीनियर इक्वेशन में देखिए, लीनियर इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, ये x जो है एक तरह का क्या है, वेरिएबल। x एक वेरिएबल है। ये आपका क्या है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। इसी कोफिशिएंट को अलग अगर हम अलग यूज करते हैं तो इसको कांस्टेंट कहा जाता है। सिंगल यूज करते हैं तो कांस्टेंट कहा जाता है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax प्लस बी। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। और सेकेंड बात क्या होनी चाहिए, इसमें फर्स्ट तो कंडीशन ये होनी चाहिए और दूसरा आपको बताना पड़ेगा a इज अ रियल नंबर। ये क्या है, a इज रियल नंबर। ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी इसमें। ये लीनियर इक्वेशन का बेसिक है, जिससे कि हमने ये पहले ही पढ़ लिया है। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है और क्लास 10th में भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्लास 10th में जो को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें टू वेरिएबल्स का मतलब ये है कि ये टू वेरिएबल्स के जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमको आप कई बार आप देख चुके होंगे कि कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, 3x y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। या फिर बहुत सारे ऐसे ले सकते हैं आप, 6x 7y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ऐसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वेरिएबल्स है। अब आपने क्या किया, इसमें टू वेरिएबल्स का आपने यूज़ किया है। यहाँ पे एक x वेरिएबल लिया, एक y वेरिएबल लिया। अब ये देखिए इसमें दोनों का पावर्स कैसा है, सेम है। इसका पावर्स 1 है और इसका भी पावर्स 1 है। इस वजह से इसको लीनियर कहा जाएगा। लेकिन क्या कहा जाएगा, टू वेरिएबल्स के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। ऊपर वाले में हम इसको लीनियर क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 था और यहाँ पे भी हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा तो x का पावर 1 आपको मिला। इस वजह से इसको लीनियर इक्वेशन कहा गया। सेम वही बात यहाँ पे भी एक लीनियर इक्वेशन जब कहेंगे तो यहाँ x टू द पावर 1 और y टू द पावर 1 होना चाहिए, तभी जाके ये लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन टू वेरिएबल्स आपने यूज किया, एक x वेरिएबल यूज किया और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज किया, y वेरिएबल यूज किया है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि लीनियर इक्वेशन में आप इसको देखेंगे तो ये डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ये x करके और माइनस 5/2। आपको यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो क्या होगा, -5 और माइनस वाई प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। या फिर अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा x, ऐसे -x प्लस 5 आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, अब इसमें जब भी देख रहे हैं तो इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू आपको देखिए, ये दोनों वेरिएबल्स आपको मिल रहे हैं, आप इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब ये होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, किसी का एक जुड़वा भाई आता है जो बिल्कुल सेम इसी जैसा होता है, बिल्कुल सेम हो बिल्कुल इसी जैसा होगा। और ये हो सकता है कि इसका कांस्टेंट अलग हो, ये कांस्टेंट मींस कोफिशिएंट इसका अलग हो लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सेम इसी जैसा होगा, इस तरीके से, ऐसे कुछ इस जैसा होगा, बिल्कुल सेम इसी जैसे। मीन्स सेम होने का मतलब क्या है कि ये एक वेरिएबल जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे। इसका प्लेस अलग हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आप दो वेरिएबल्स आपको यूज होंगे और वो कैसे होंगे, उनका पावर्स 1 ही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात होगी। अब देखिए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम इसके थोड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से ax
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाता है ये फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, सेकंड वाले का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल इसी जैसा ही होगा, तो ये भी आप इसको लिखेंगे ऐसे ही। अब है ये दोनों देखने में आपको कैसे एक जैसे लग रहा है, इनका आप डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस करने के लिए आप a1 b1 c1 कर लीजिए, a2 b2 c2 कर लीजिए, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपको कंडीशन ये जरूर देनी पड़ेगी। कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b1 इज नॉट इक्वल्स टू a1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये हम कंडीशन बार बार क्यों दे रहे हैं, ये जो कंडीशन यहाँ पे भी एक कंडीशन दी गई, यहाँ पे भी एक कंडीशन दी गई। यहाँ पे देखिए ये a1 और b1, ये जो a1 b1 है इसको भी आप दिखाएंगे कि a1 b1 क्या है, a1 b1 आर रियल नंबर, और ये भी आप दिखाएंगे a2 b2 आर रियल नंबर, ठीक है, ये आप जरूर दिखाएंगे। लेकिन ये जो कंडीशन लिखी जा रही है बार बार ये कंडीशन लिखी जा रही है, क्यों लिखी जा रही है, इस वजह से लिखी जा रही है। अगर a की वैल्यू, अगर a1 की वैल्यू 0 होती है तो इसमें 0 रखेंगे तो x का टर्म्स गए, x का टर्म्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और b1 की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो b1 की वैल्यू भी एलिमिनेट हो जाएगी। दोनों को एक साथ रख लेंगे तो क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी। अगर एक कोई वैल्यू प्लेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। सेकंड वाला अगर आप सिर्फ रखते हैं तब भी वही बात हो जाएगी। अब दोनों के एक साथ रखेंगे तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये मैंडेटरी है कि इसको रखना। अच्छा, ये वाले वैल्यू हम क्यों कहते हैं कि रियल हो, क्योंकि यहाँ पे हम आयोटा टाइप की कोई वैल्यू नहीं ले सकते। आयोटा मीन्स दैट ये कि वो किसी भी तरीके का इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल मैंडेटरी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जनरल फॉर्म है ये, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड हमारा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने पहले ही बताया कि इनको सॉल्व करने के लिए किसकी जीरो y की जरूरत है, इस वजह से ये हमेशा पेयर्स में ही आएंगे। अब देखिए जब बात होती है कि इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्विंग फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तब जब हम देखेंगे सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास आपको क्या होगा, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होंगे। वो 2 मेथड्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट मेथड है जिसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड, और सेकंड जो आपको कहते हैं वो कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। तो देखिए 2 केसेस हैं। एल्जेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम एल्जेब्रिक मेथड में 3 टाइप्स के रूल्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड जो पढ़ेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब यहाँ पे ये बात हमको ये चीज़ देखनी है, हमको फर्स्ट अभी क्या जानना है, अभी जानना है ग्राफिकल मेथड में सिर्फ एक ही मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, उसमें केसेस 3 चलते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको एलोबरेट नहीं किया। एल्जेब्रिक में 3 होते हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ आपको 3 लिखा। ग्राफिकल मेथड में हम देखते हैं क्या है, हमको केस फर्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हम कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कि ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सके, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, वो हमको जो जानना होता है 3 केसेस हमको जानने होते हैं। इस वजह से आपको ये 3 केसेस जानने होंगे, बिना 3 केसेस के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या है, वो जो लीनियर इक्वेशन है इसके नेचर को बताता है। आप इसको सिंपल बात में ये कह सकते हैं कि नेचर को बताता है ये। अभी जब आप केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखिए केस फर्स्ट में क्या होता है, केस फर्स्ट में ये
ये करते हैं कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, सॉरी गिवन जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये सपोज के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, कंपैरिजन किसका करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हम इसके कोफिशिएंट का, फर्स्ट वाले इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट और सेकंड वाले इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट का हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, और रेशियो लेके चेक करते हैं। फिर सेकंड वाले का लेके रेशियो चेक करते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं। अगर आपको इक्वल नहीं मिलता है देखने के लिए, तो आपको इस तरह के जब भी आपको केसेस दिखेंगे तो आप कहेंगे कि ये जो है, ये जो दोनों लाइनें होंगी वो क्या होंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, लाइनों से बात याद है कि एक बात आप ये जरूर ध्यान रखें, ये बात आप याद रख लें कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो वो बात आप समझ गए। तो ये इसके लिए भी एक लाइन मिलेगी, और ये भी एक लाइन मिलेगी। जब इस तरीके का केस होगा तो वो क्या होंगे, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट अ पॉइंट। तो ये है। अब तो आप इसके बारे में, यानी कि आप इसके नेचर के बारे में या फिर इसकी कैपेबिलिटी के बारे में आप दिखा सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो आपको क्या मिल रही है कि ये जो केस आपने देखा तो आपको फर्स्ट थिंग क्या आपको मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट, या लाइन इंटरसेक्ट करेंगे आप एट अ पॉइंट, आप ये लिख सकते हैं। सेकेंड आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड आप लिख सकते हैं जब भी ये लाइन इस तरीके का अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का एक सॉल्यूशन देता है। अब ये जो सॉल्यूशन देते हैं वो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ इसके बाद से और इसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे तो वो कितने टाइप के होंगे या कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ इसमें हो सकते हैं। तो आप थर्ड बार क्या कह सकते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आप इसको देंगे। ये क्या करेगा, सीधे ये वन सॉल्यूशन आपको गिव करेगा, यानी मीन्स दैट कि यहाँ पे x की आपको एक वैल्यू मिलेगी और y की एक वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक, ये बात होगी। अब देखिए हम देखते हैं केस नंबर टू में भी क्या होता है, सेम वही बात होती है कि इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, इनके कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करके हम देखते हैं। तो जब हम क्या देखते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये क्या होंगे, एक ही लाइन पे इसको शो करेंगे, ठीक है, ये एक ही लाइन, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, एक ही लाइन पे शो करेंगे। इस तरह का आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन इसको कहेंगे। ये एक लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन जो है वो होगी। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, बिल्कुल ये इसी पर ओवरलैप होगी। अब ये वही, यानी कि अगर नीचे वाला यानी कि सेम पॉलिनोमियल के सेम लीनियर इक्वेशन है, जो कि आपको इस वाले पॉइंट पे जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं सेम वही उसी पॉइंट पे भी वही ये भी वही इक्वेशन है जो इसको वो सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन वो भी दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये कोइंसिडेंट है, ये दोनों ही बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ कैसे आप देखेंगे। और थर्ड पॉइंट आपको क्या देखना है, सॉल्यूशन आपको देखना है। तो इसको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो मेनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, इसमें अगर आप एग्जांपल में हम देखेंगे तो कैसे आपको मिलेगा, इसकी इक्वेशन किस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोज दैट 3x + 4y -5 = 0 एंड 8y - 10 = 0। अब यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो 3/6
4/8 और -5/-10 ये आपको देखने को मिलेगा। और दोनों ही क्या होंगे 1/2, ये सभी 1/2 के रेशियो में आपको दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये आपको ऐसे देखने के लिए आप यहाँ से चेक करके देखते हैं। इसका जो फ्रेम होता है वो इस जैसा होता है। इस थर्ड में ये होता है कि हम क्या करते हैं, फिर से कंपैरिजन करवाते हैं कि इसका A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इसका कंपैरिजन करते हैं और हम ये देखते हैं कि इनकी वैल्यू तो सेम आ रही है बट इसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है। अब इसके केस में क्या होगा, जब इसके केस में जब इस तरीके से होंगे तब आपको कैसे लाइन मिलेंगे, पैरेलल लाइन मिलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पैरेलल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ लें कि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मिलेगा। सेकंड आपको कैसे मिलेगी, अब देखिए पैरेलल लाइन मिलेगा तो ये तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। सेकंड वाले केस में हमने देखा कि एवरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से कंसिस्टेंट सॉल्यूशन उसको कहा गया। फर्स्ट वाले केस में भी मैंने देखा कि उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में देखा गया। तो इसका मतलब ये, अब ये क्या है, ये दोनों ही, ये जो दोनों लाइनें हैं या फिर कह लीजिए कि दोनों ये इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे किसी को भी किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि मतलब पैरेलल, यानी ये और ये इस तरीके से जा रहा है। ऐसे दोनों लाइनें वो किसी भी एक्सिस में हो सकती है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी एक्सिस पे। बट ये क्या, ये साथ साथ होंगे बट ये मीट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करते। पैरेलल लाइन का यही कॉन्सेप्ट भी होता है। इसका मतलब कि अगर ये लाइन मीट नहीं की मीन्स दैट कि ये कोई भी सॉल्यूशन देगा ही नहीं। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, अब जब कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं देता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसको कहा जाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और थर्ड पॉइंट यानी आप क्या लिख सकते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। आप ये पॉइंट पहले भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट बाद में लिख सकते हैं, कोई ऐसा मैटर नहीं करता। बस ये है कि आपको क्या है, ये 3 पॉइंट्स आपको जानने हैं सब में, 3 केसेस में ये जितने भी 3 पॉइंट्स हैं सबको जानने हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे जो चैप्टर है एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 3.1, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आपको देखने का, उसका आपको सॉल्यूशन बताया गया है सारे क्वेश्चंस का, आप उसको जरूर